फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को वेलकम है नमिता अरोड़ा क्लासेज में। मेरा नाम सीए नमिता अरोड़ा है और मैं सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 6 ये टीच करता हूं। तो आज हम लोगों का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं और थोड़ा बहुत कोस्टिंग का आइडिया भी आपको दूंगा। वैसे कोई आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं होनी, बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि पढ़ाई चलेगी किस तरीके से। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दोनों में तीन तीन पेपर हैं। इसमें पेपर नंबर 4 और 6 हम पढ़ाते हैं और पेपर नंबर 4 की क्लासेज का ये इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास पेपर नंबर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100% न्यूमेरिकल पेपर है और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे भैया 80-90 नंबर आराम से आ जाएं और हमारे ग्रुप को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला पेपर बनेगा। बहुत बढ़िया स्कोरिंग पेपर है, बहुत आसान है। इसके अंदर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम मलाई मक्खन आपके नंबर इसमें आ जाते हैं। हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, पढ़ने के तरीके में देखो जी, हमारे पास क्या चीज होती है, एक आपको स्टडी मटेरियल मिलता है क्लासेज की तरफ से और एक लेक्चर मिलते हैं। यही हमारा पूरा इसी के ऊपर सारा ये सारा हमारा कोर्स बैठा हुआ है, बना हुआ है। तो अगर हम स्टडी पैटर्न और बुक्स की बात करें, इन्हें हम समझ लेते हैं आखिर हमारे पास बुक्स क्या हैं, किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास प्रैक्टिकल बुक है, उस बुक को मैंने सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। बुक क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सजेस्टेड रिवीजन और फिर केस सिनेरियो जो है वो कवर हो जाते हैं इसके अंदर आपके। तो हमारे पास बेसिकली आईसीएआई के पास जो सोर्सेज हैं वो है आईसीएआई के पास पहला सोर्स स्टडी मॉड्यूल जो आपको मिलता है। मोटी मोटी बुक्स भेज देते हैं आपके घर पे, उन्हीं को देख देख के बच्चे फोटो खींच के डालते रहते हैं कि देखो हमारे पास कितनी पढ़ाई चल रही है। ये मेन सोर्स है इनका। तो आईसीआई एक तो क्वेश्चन पूछता है यहां से, मेन सोर्स ये इनका पढ़ाने का। इसके अलावा एग्जाम से पहले हर अटेम्प्ट के लिए रिलीज की जाती है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, या आईसीआई रिलीज करता है। इसके अलावा हर अटेम्प्ट से पहले रिलीज किए जाते हैं एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर। तो रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल, ये मेन सोर्स हैं। इसके बाद में एक सोर्स है पीवाईक्यू, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो आईसीआई ने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो ये चार टोटल सोर्स हैं जहां से आईसीआई क्वेश्चन पेपर आपका सेट करता है। तो इसके ये जो तीन सोर्स हैं पहले, इनको मैंने नाम दिया है बीक्यू, बुक क्वेश्चन। और इसके बाद में पीवाईक्यू सेक्शन का नाम है पीवाईक्यू। ये दो सेक्शन मैंने इस तरह से बांटे हैं। मैं आपको बुक दिखाता हूं कैसे दिखेगी। सबसे पहले हमारे पास अगर हम जाते हैं इंडेक्स में, तो इंडेक्स के अंदर हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स में ये हमारा कोर्स बटा हुआ है। तो आपके पास यहां तक कोर्स है, ये 14 चैप्टर तक। तो आपके पास पहला चैप्टर मटेरियल कोर्स से चलेगा और इससे लेकर टोटल 14 चैप्टर्स में हमने कोर्स को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद में आपके जो केस सिनेरियो पूछे जाते हैं, केस सिनेरियो के अंदर एक केस स्टडी बनाई जाती है। वो केस स्टडी जो हम क्लास में पढ़ाई करेंगे उसी में से होगी, लेकिन आईसीआई ने जितनी भी आज तक केस स्टडी बनाई है वो सारी की सारी केस स्टडी मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले हम ये 14 चैप्टर पढ़ेंगे, सारा सीख लेंगे, सारी पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद केस सिनेरियो, कोई लेटेस्ट एग्जाम पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बुक के अंदर चैप्टर वाइज डिजाइन है। अब हर चैप्टर के अंदर कैसे डिजाइनिंग है वो देखिए। हर चैप्टर के अंदर सबसे पहला पोर्शन मिलता है बीक्यू। तो जैसे पहला चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, इसमें आपको बीक्यू यानी बुक क्वेश्चन, इसमें क्या क्या कवरेज है, आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल की, आरटीपी की और एमटीपी की। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे ये एक टॉपिक चालू हुआ, इसका स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये भी स्टडी मॉड्यूल का है। और जी ये आपका BQ3, ये हमने अपने पास से रखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे रखने पड़ते हैं जिससे आपको कंसेप्ट सिखाया जाए। इसके बाद में ये भी स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये भी स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आईसीआई एसएम यानी आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। और इसके बाद में ये भी स्टडी मॉड्यूल का है। फिर ये आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आ गए, जैसे BQ8 BQ9 या आरटीपी एमटीपी आ गए। तो इस तरह से हमारे बुक में क्वेश्चंस डिजाइन है। मैंने सब जगह मेंशन किया हुआ है कौन सा स्टडी मॉड्यूल का है, कौन सा आरटीपी का, कौन सा एमटीपी का। 100% कवरेज है, कुछ नहीं छूटा हुआ। तो इनको नाम दिया गया है बीक्यू। एक तो ये चलेंगे हमारे पास, दूसरा हमारे पास चलेगा पीवाईक्यू। इसी चैप्टर के अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। एग्जाम वाले क्वेश्चन करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और देखो,
एक आइडिया ये भी लग जाता है आपको कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पूरे चैप्टर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, उसके कुछ सेलेक्टेड एरिया से पूछे जाते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चन जब आप करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर का फोकस क्या है। तो यहाँ पर PYQ1, PYQ2 इस तरीके से इनकी मैंने नंबरिंग दी है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की अटेम्प्ट वाइज लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है। फिर आपका इस चैप्टर के एंड में, ये पहला ही चैप्टर चल रहा है तो उसका BQ सेक्शन चलेगा, PYQ सेक्शन रहेगा। उसके बाद में लास्ट में रहेगा सजेस्टेड रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करें। बेसिकली होता क्या है, आप एग्जाम से एक दिन पहले, 1.5 दिन का टाइम मिलता है टोटल। तो 1.5 दिन पहले आप ना पूरे की पूरी बुक का हर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कौन से करने हैं, रिवीजन में कौन से करने हैं, वो मार्किंग वगैरह दी गई है। ये मैं आपको चैप्टर के साथ समझाऊंगा कैसे मार्किंग करनी है। अभी ये चीज समझा नहीं सकता मैं, और आपको समझ में भी नहीं आएगी, तो ये मैं चैप्टर के साथ समझाऊंगा। तो एक इसमें सजेस्टेड रिवीजन आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास मैं वापिस जाता हूं जरा। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो बुक के क्वेश्चन आ गए, पास्ट ईयर क्वेश्चन आ गए, सजेस्टेड रिवीजन आ गया, जितने भी केस सिनेरियो है वो सारे हमने कवर कर लिए। इसके अलावा आपको थ्योरी कम एमसीक्यू बुक मिलेगी, जिसमें थ्योरी के ही एमसीक्यू होंगे। थ्योरी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आता, पर आईसीआई स्टडी मॉड्यूल में है, तो वो हमने रखा हुआ है। एक क्विक रिवीजन बुक है आपके पास और एक टेस्ट बुक है। तो क्विक रिवीजन बुक कैसे, जैसे एक चैप्टर पूरा हो गया तो चैप्टर खत्म होने के बाद उस पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, तो इस तरीके से चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन हो जाएगा। और आपके पास एक टेक्स्ट बुक रहेगी। टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो वही 14 चैप्टर्स हैं आपके पास। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट है और उसका सॉल्यूशन भी है, सेल्फ असेसमेंट पर है ये। तो हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर खत्म होते ही वो टेस्ट देना है। वो भी मैं आपको चैप्टर के साथ पढ़ाते हुए बताऊंगा कैसे चलेगा। उसके बाद दो 100 नंबर के फुल मार्क्स टेस्ट भी आपके हमने रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी बुक्स रहेंगी। तो आपके पास जो स्टडी मॉड्यूल है जो हमारी तरफ से आया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही रिफाइंड वे में बनाया गया है, वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है। और इसके अंदर हर चीज की ड्राफ्टिंग, सब चीजों का ध्यान रखा गया है, सारे क्वेश्चन कवरेज सब कुछ करा गया है और सब क्लास में करवाया जाएगा ये सब कुछ। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टडी पैटर्न और बुक्स। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम क्लास लेते हैं तो हमने क्लास को जैसे आप कल आओगे तो मैं एक चैप्टर का आइडिया देता हूं। जैसे मान लो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, तो इसके अंदर आपके पास दो नोटबुक रहेंगी, एक कंसेप्ट एक प्रैक्टिकल। अब जैसे ये है नोटबुक नंबर 1, ये कंसेप्ट की नोटबुक है। तो इस कंसेप्ट की नोटबुक के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली कल से लाना है आपको। तो कल से दो नोटबुक आप कैरी करेंगे, एक कंसेप्ट की और एक प्रैक्टिकल की। कंसेप्ट के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनका पूरा एक एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, जिससे आपकी बेस बिल्डिंग हो जाएगी। ये 400 पेज के आसपास की आपको लेकर आनी है। दूसरा, प्रैक्टिकल नोटबुक आपकी बनेगी। प्रैक्टिकल नोटबुक पे जो बीक्यू और पीवाईक्यू है वो हम राइटिंग में करेंगे, क्लास वर्क भी उसी में होगा, होमवर्क भी उसी में होगा, उसी के अंदर सारा न्यूमेरिकल चलेगा। तो एक नोटबुक में कंसेप्ट रहेगा, जिसके अंदर कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ रहेंगे, और एक नोटबुक आपके पास रहेगी न्यूमेरिकल वाली, जिसमें सारे बीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ उसके अंदर चलेगा, केस सिनेरियो विनेरियो सब उसी में सोल्व करेंगे आप। ठीक है। अब जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से चलता है, कंसेप्ट के अंदर जो आपकी ये नोटबुक है 400 पेज की लेकर आ रही है, और प्रैक्टिकल के लिए दो नोटबुक लगेंगी 400 पेज की। तो प्रैक्टिकल वाली दो नोटबुक लगेंगी 400 पेज की, और कंसेप्ट वाली एक नोटबुक 400 पेज की आपकी लग जाएगी इसमें। तो अब कंसेप्ट कैसे मैं क्लास में करवाऊंगा वो सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। हमारे पास जैसे कोई टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट क्या है, इसके अलग अलग चीजें आगे आएंगी। फिर कोई टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका टॉपिक चलेगा। जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले कैसे बने हुए हैं, फॉर्मूला क्या है, उसका डिस्कशन चलेगा। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी चलेंगे न्यूमेरिकल। यही एग्जाम्पल फिर बीक्यू पीवाईक्यू बन जाएंगे बाद में, जब हम बुक में जाएंगे तो यही एग्जाम्पल क्वेश्चन की फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो इनको कैसे सोल्व करना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग। तो कंसेप्ट के अंदर एक एक छोटी से छोटी बात आपको लिखवाई जाएगी, जिसमें बच्चे फंसते हैं। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है बच्चा कहाँ फंसेगा। तो वो एक एक चीज यहाँ पर क्लियर की जाएगी, कौन सा कंसेप्ट कैसे बनाए। तो ये देखिए, ये एक ही चैप्टर का कंसेप्ट चल रहा है, ये एक ही चैप्टर का कंसेप्ट चल रहा है, चलता ही रहेगा। ओके। इसके बाद में प्रैक्टिकल नोटबुक। प्रैक्टिकल नोटबुक देखिए ऐसी दिखेगी, ये पहले चैप्टर की है। जैसे BQ1 क्लास में करवाया, फिर BQ2, उसके बाद में BQ3, फिर BQ4, इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। उसके बाद में ये आ गया BQ7, BQ18, कुछ PYQ भी आ जाएंगे इसमें। तो BQ PYQ सब, ये देखिए PYQ2 आ गया यहाँ पर, ये सब क्लास में करवाया जाएगा आपको। तो इसी के अंदर चलता रहेगा टॉपिक वाइज। ये आपका ये पहले चैप्टर का ही पूरा ये सारा का सारा न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है। तो दो नोटबुक कैरी करेंगे, एक कंसेप्ट की 400 पेज की,
एक प्रैक्टिकल की 400 पेज की कर ले आना, जब वो भर जाएगी फिर एक और खरीद लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास में पढ़ाई करेंगे। ओके जी। अब ये हो गया जी, बस इतना ही बताना था मैं आपको, सही बताऊं इंट्रोडक्शन में, कि भाई हमारे पास बुक्स का पैटर्न क्या रहेगा और क्लास में पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगले लेक्चर से हमारी क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका पेपर है उसका आइडिया दे देता हूं, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। जो मेन बात है वो कल से स्टार्ट होगी चैप्टर वाइज। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपके कोर्स का नाम है, इसका सबसे पहला नाम है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है जो भी खर्चा लगा। देखो, या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे आप मोबाइल बना रहे हो, आप कैलकुलेटर बना रहे हो, पेन ड्राइव बना रहे हो, ये सब प्रोडक्ट हैं। या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। सर्विस प्रोवाइड जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं तो ये सर्विस है। डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देते हैं, वो सर्विस है। पेपर पे लिख देते हैं ना ये दवाई ले लो। वकील आपको कंसल्टेंसी देते हैं, आपके लिए केस लड़ते हैं। सीए आपकी रिटर्न फाइल करते हैं। ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। तो या तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो। तो हमारे पास सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, यानी प्रोडक्शन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसे अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि भाई कॉस्ट आखिर हमारी कितनी आ रही है। जब तक कॉस्ट नहीं निकालेगा तब तक वो अपना सेल प्राइस कैसे सेट करेगा कि मेरे को सर्विस या प्रोडक्ट कितने बेचना है। तो ये मोबाइल है, इस मोबाइल की पहले कॉस्टिंग निकलेगी, उसके अंदर इसमें कैमरे लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है, अंदर चिप्स लगी हुई हैं, मार्केटिंग का खर्चा होता है, प्रोडक्शन का खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। वो सारे खर्चे जोड़े जाएंगे और उन्हें बोला जाएगा ये हुई मोबाइल बनाने की कॉस्ट। तो जब मोबाइल बनाने की कॉस्ट आ गई भाई 80,000 रुपए, ठीक है। कंपनी को लगता है 25% मार्जिन कॉस्ट पे ठीक रहेगा, 20,000 का प्रॉफिट जोड़ लिया उसने, और सेल प्राइस इसका बाजार में रख दिया 1,00,000 रुपए। तो हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है जिससे हम सेल प्राइस को तय कर पाए। दूसरा, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है जब तक आप प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट नहीं निकालोगे। तो वो कॉस्टिंग कैसे निकलेगी वो हम देखेंगे। सिंपल सा तरीका है, कोई भी आप आर्टिकल बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई एक्टिविटी है, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट खर्च हुआ है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो एक प्रोडक्ट को बनाने बेचने में जो भी खर्चे हुए वो कॉस्ट है। एक सर्विस को एग्जीक्यूट करने में जो भी खर्चे हुए वो सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट बन जाएगी। तो कॉस्ट बिल्कुल सिंपल है, लगने वाला टोटल खर्चा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपकी सीए के अंदर कॉस्टिंग कितनी लग रही है, मान लो हमारी ही सब्जेक्ट की, तो आपने जो हमारी क्लासेज परचेज की वो पैसे दिए हैं। आप जिस लैपटॉप मोबाइल पे क्लासेज देखते हो, टैबलेट पे वगैरह पे, उसका डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा है। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस रूम में पंखा चल रहा है। तो ये सारे खर्चे जोड़े जाएंगे। तो दिखने में सिर्फ क्लास खरीदना कॉस्ट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया नोटबुक लेके आनी है, भाई वो नोटबुक भी तो खरीदने के पैसे लगेंगे। उस पर जिस पेन से लिखोगे उसका भी तो खर्चा होगा। एक स्केल लेके आओगे उसका भी खर्चा होगा। एक कैलकुलेटर लेके बैठोगे वो भी डेप्रिशिएट होगा। तो ये सारे खर्चे जोड़ने हैं हमें, और ये बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सिंपल है। तो बहुत आसान करके पढ़ने वाले हैं। कॉस्टिंग का मतलब है कि भैया लगने वाला सारा खर्चा। बस इसमें और अकाउंट में एक डिफरेंस है। यहां पर जो खर्चा एक्चुअल में लगता है वो भी लिया जाता है, और एक नोशनल खर्चा लिया जाता है। नोशनल का मतलब है जो एक्चुअल में खर्च नहीं हुआ। लाइक जिस स्टूडियो से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये एक स्टूडियो रूम है, और ये मेरा अपना खरीदा हुआ है खुद का, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसका मतलब मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो मैं इसका कोई रेंट तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर यही स्टूडियो मैं किसी को किराए पे दे दूं तो 30,000 रुपए महीना मेरे को मिल सकते हैं। तो यहां पर हो गया कि एक्चुअल में तो मैंने कोई खर्चा नहीं किया स्टूडियो का, क्योंकि मेरा कोई रेंट नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं इसको किसी और को किराए पे दूं तो मुझे 30,000 रुपए मिल सकते हैं। तो ये जो 30,000 रुपए मिल सकते हैं इसको नोशनल बोला जाता है। तो एक तरीके से आप इसको अभी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ सकते हैं। तो जब मैं आपकी क्लासेज की कॉस्ट निकालूंगा कि कॉस्टिंग की एक क्लास कितने की बैठ रही है, उसमें सारे खर्चे जोड़ने के बाद में मैं मंथली रेंटल 30,000 रुपए और जोड़ूंगा। और वो रेंट एक्चुअल रेंट नहीं होगा, वो रेंट होगा नोशनल रेंट। नोशनल यानी सच में नहीं है लेकिन चार्ज कर रहे हैं, तो नोशनल रेंट भी जोड़ा जाएगा। तो कॉस्टिंग के अंदर उन खर्चों को भी जोड़ा जाता है जो नोशनल होते हैं, यानी एक्चुअल में नहीं हुए। जबकि अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग कहती है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद, जब इवेंट होगा और उसमें ट्रांजैक्शन होगी तभी अकाउंटिंग चालू होगी। अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंटिंग चालू नहीं होगी। तो यहां पर मैंने तो रेंट दिया ही नहीं,
तो नोशनल रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कॉस्टिंग में कंसीडर की जाएगी। तो अब आपकी, मैंने अभी बोला था कि क्लास की कॉस्ट निकालो, तो क्लास की कॉस्ट में आपके पास में जो आपने क्लास खरीदी है वो भी कॉस्ट है, जो आपके डेप्रिसिएशन लग रहे हैं इक्विपमेंट्स के वो भी कॉस्ट है, जो आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसका जो रेंटल है वो भी कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, चाहे वो आपके पापा की खुद की प्रॉपर्टी हो तब भी नोशनल रेंट जोड़ा जाएगा कि अगर यही रूम हम किसी को किराए पे देते तो हमें इतना किराया मिल जाता। प्लस आपकी जो अपना टाइम खर्च हो रहा है पढ़ने में, आपकी जो जवानी जाने वाली है सीए करते हुए, वो भी कॉस्ट में जोड़ दी जाएगी। अब वो जवानी की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे वो भाई आप जानो, वो कैलकुलेशन मेरे पास भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, सीए बनने के बाद जब पैसे आते हैं वो जवानी लौट आती है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्टिंग के अंदर जो भी खर्चा होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस प्रोवाइड करने में, वो एक्चुअल हो या नॉमिनल हो, उसे हम कॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा शब्द है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डिसीजन मेकिंग लेना। तो आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करता है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज करता है, इसके अलावा कंट्रोलिंग रखता है सारी चीजों पे सिस्टम के ऊपर, और डिसीजन मेकिंग लेता है। ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इस सब काम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? इट असिस्ट यानी हेल्प करती है। मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है? बाई प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि हम मैनेजमेंट की मदद करेंगे, कैसे? इंफॉर्मेशन देकर, और मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन से कर पाएगा प्रॉपर वे में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कॉस्टिंग का मतलब खर्चे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को जिससे वो डिसीजन ले पाए। फिर से बोलता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना जिससे वो डिसीजन ले पाए, जिससे वो मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर पाए। तो ये इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अब जरा दोनों को जोड़ दो, कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों को जोड़ दो। तो यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब था इंफॉर्मेशन देनी है, कॉस्ट का मतलब है खर्चे कितने हुए। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना कॉस्ट से रिलेटेड, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे किसको? मैनेजमेंट को। किस लिए? जिससे वो प्लान कर पाए, मॉनिटर कर पाए और कंट्रोल कर पाए कॉस्ट को। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इस तरह से बोला जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस तरह से अलग अलग नाम इसके बोले जाते हैं। इसका एक ही काम है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे वो फर्दर प्लानिंग कर सकें कॉस्ट से रिलेटेड, सेल प्राइस से रिलेटेड, जिससे वो कंट्रोल कर सकें कॉस्ट को, जिससे वो मॉनिटर कर सकें कॉस्ट को। तो कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए, प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कॉस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, इस पूरी प्रोसेस को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है जी, तो कॉस्टिंग का मतलब खर्चे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट को कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके बड़े सिंपल से ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालना। जैसे अभी मैंने मोबाइल की कॉस्ट निकाली, स्टेप नंबर 1 मोबाइल की कॉस्ट निकाल ली, 80,000 रुपए निकाली थी हमने, तो 80,000 कॉस्ट निकाल ली, पहला काम। अब ये कॉस्ट किससे निकालिए? जिससे हम सेल प्राइस डिसाइड कर सकें, जिससे हम प्रॉफिट निकाल सके। तो दूसरा पहला है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट निकालो। फिर सेल प्राइस और प्रॉफिट को डिटरमाइन करो कितना चाहिए। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इसका सेल प्राइस रखा था 1,00,000 रुपीज, तो एक कॉस्ट आ गई, ये सेल प्राइस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट निकल आया 20,000। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉस्ट निकालना, दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा सेल प्राइस और प्रॉफिट निकालना। इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब जैसे मान लो आपका डेली का खर्चा 1,000 रुपए है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब आपका डेली का खर्चा 1,000 रुपए है, तो मैनेजमेंट को यह सेट करना पड़ता है कि मेरा खर्चा इससे ज्यादा ना हो। अब मान लीजिए एक कंपनी है,
उसका सालाना खर्चा 100 करोड़ रुपए है, तो उसका ये टारगेट रहेगा कि मेरी कॉस्ट कंट्रोल रहे, 100 करोड़ के बियॉन्ड ना जाए। इसे कहते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना, बढ़नी नहीं चाहिए। अगला स्टेप आता है कॉस्ट रिडक्शन। अगली सोच ये होती है कि इसको क्या हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं। जैसे आपका डेली का खर्चा 1000 है, तो आप ये सोचोगे क्या मैं इसे किसी तरीके से कम कर सकता हूं। मान लो आपके आने जाने पे डेली के 500 रुपए लग रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हो मैं अपने कन्वेंस से जाऊं तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। या आपके अपने कन्वेंस से 500 रुपए लग रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं तो 500 रुपए से कम लगेंगे मेरे। तो आपका डेली का खर्चा 1000 है, उसे कंट्रोल करना, उस खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं ये दिमाग लगाना। तो कंपनियां पूरे टाइम यही तो दिमाग लगाती रहती हैं कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल रखना है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है बड़ा सिंपल, कॉस्ट निकालो, सेल प्राइस और प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट को कंट्रोल करो, रिडक्शन करने की कोशिश करो और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करो। ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके बाद में अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो कॉस्ट को एलिमेंट वाइज 3 पार्ट में तोड़ा गया है। इसका बहुत डिटेल डिस्कशन हम अगले चैप्टर से करने भी वाले हैं, पर मैं यहां पर आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि कॉस्ट निकालते हुए हम 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं सारी कॉस्ट को। सबसे पहला टुकड़ा है, सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल का मतलब है जो भी कोई भी कॉमोडिटी इस्तेमाल हुआ है प्रोडक्शन करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में। तो मैं प्रोडक्शन से समझाता हूं, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो प्रोडक्शन करने में जो भी कॉमोडिटी लगाए उसे हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि ये कैलकुलेटर बनाना है, इस कैलकुलेटर को बनाने में ये बटन लग रहे हैं, इनके ऊपर इंक लग रही है, ये स्क्रीन है कांच की, ये प्लास्टिक का कवर है, ये सब मटेरियल है, इसको हम कॉमोडिटी बोलते हैं। यानी कोई भी कॉमोडिटी अगर प्रोडक्शन में लग रहा है, तो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए हम उस कॉमोडिटी को मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट है आपके यहाँ पे स्टाफ तो होगा ही होगा, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो स्टाफ होता है, वो मैनेजर हो या वो लोअर लेवल पर हो, मीडियम लेवल पर हो। लोअर लेवल पर जो होते हैं वो खुद अपने हाथों से काम करते हैं, जो उनके ऊपर होते हैं वो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद काम नहीं करते, इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, देखते रहते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, ओए रामू उठ जा, सो क्यों रहा है, काम कर। इनका काम सुपरवाइजर्स का ही होता है। इनके ऊपर फिर टीम लीडर, मैनेजर्स, इस तरह से अलग अलग आईआर की अलग अलग फैक्ट्री में नाम बन जाती है। ये सारा स्टाफ जितना भी है ये एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आता है। इवन कंपनी के डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होते हैं, वो भी सैलरी उठाते हैं ना, रेम्युनरेशन उठाते हैं, वो भी एम्प्लॉयज के अंदर आते हैं। इसके बाद में जो भी बचेगा वो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट तो कोई कॉमोडिटी नहीं है। कॉमोडिटी का मतलब या तो सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, या गैस की फॉर्म में हो, ये कॉमोडिटी कहलाते हैं। तो इसमें प्लास्टिक लग रही है, पेच लग रहे हैं, स्क्रीन लग रही है, ये सब कॉमोडिटी है और सॉलिड फॉर्म में है। अगर मान लो मैं कोई गैस यूज करता हूं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे कि दवाइयां बनती हैं, केमिकल्स यूज होते हैं उसमें, तो गैस की और लिक्विड की फॉर्म में भी मटेरियल हो सकता है। तो मटेरियल गैस की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है। ये सब कहलाता है मटेरियल, इसे हम कॉमोडिटी बोलते हैं। फिर एम्प्लॉय आ जाते हैं, जो भी हमारा स्टाफ है वो सब एम्प्लॉय हो गए। और तीसरा आ जाता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस के अंदर बाकी सारे खर्चे आ जाते हैं, जैसे रेंट है, रेंट ना तो सॉलिड है, ना गैस है, ना लिक्विड है, ना ही वो एम्प्लॉय है। तो रेंट क्या हो गया? रेंट तो एसेट को यूज करने के लिए दिया जाने वाला एक पेमेंट है। भाई आप हमारी एसेट को यूज कर रहे हो, उसके लिए रेंट दे दो, तो ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। एसेट्स का डेप्रीशिएशन है, पावर की लाइट है, ये सब अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे। तो हमारे पास 3 टुकड़ों में हम बांटेंगे। डिटेल डिस्कशन बाद में करूंगा, अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, अभी आइडिया दे रहा हूं कि कॉस्टिंग में ऐसे तोड़ेंगे। तो 3 टुकड़ों में हम तोड़ देंगे, यही हमारे चैप्टर बनने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा बनेगा मटेरियल कॉस्ट, इसमें पूरी मटेरियल की बात होगी। दूसरा चैप्टर बनेगा हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर तीसरा चैप्टर हमारा बनेगा ओवरहेड, ओवरहेड पे भी आऊंगा मैं। और फोर्थ चैप्टर हमारा बनेगा कोस्ट शीट। ये पहले 4 चैप्टर आ गए तो समझो कोस्टिंग खत्म हो गई। तो ये पहले 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। उसके बाद पूरी कोस्टिंग पानी की तरह से बहेगी। टोटल कितने चैप्टर हैं? 14। 14 में से ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो बाकी के 10 चैप्टर पानी की तरह बह जाएंगे। तो पहले 4 चैप्टर में मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, उसके बाद आधी कोस्टिंग तो आपको आ जाएगी। आप कहोगे सर हम भी क्लासेस चालू कर रहे हैं, हम भी पढ़ाएंगे, मजा आ गया कोस्टिंग के अंदर। तो हमारे पास जो कॉस्टिंग के एलिमेंट है मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंस। अब इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाइड किया जाता है।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बिल्कुल बेसिक सा मतलब बताता हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फुल डिटेल में बताऊंगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सीधा सा मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उससे डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। अब जैसे हम ये कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, मैं वर्कर हूं, मैं इस कैलकुलेटर को बना रहा हूं, तो क्या मैं एम्प्लॉय कॉस्ट, मैं वर्कर हूं, मैं एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कवर होता हूं, क्या मैं डायरेक्टली इस कैलकुलेटर से लिंक हूं? यस, मैंने तो बनाया है, तो मेरी सैलरी इस पे सीधी चार्ज की जा सकती है। मान लो मैं एक पीस रेट से हम चल रहे हैं और एक कैलकुलेटर बनाने के एक वर्कर को 10 रुपए मिलते हैं, तो इस कैलकुलेटर में 10 रुपए लेबर कॉस्ट के डायरेक्टली जोड़े जा सकते हैं, डायरेक्ट यानी सीधा कनेक्शन। अच्छा, और मटेरियल के अंदर क्या ये जो शीशा खरीदा है आपने, इसमें स्क्रीन खरीदी है, यहां पर ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये खरीदा है आपने, ये बटन खरीदे हैं, प्लास्टिक खरीदा है, इसके अंदर सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वो खरीदी है, क्या वो इस कैलकुलेटर से सीधे लिंक है? यस, बिल्कुल लिंक है। अब ये हमारे पास मोबाइल है, जो मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल के कैमरे हैं, क्या इस मोबाइल से सीधे लिंक हो पा रहे हैं? यस, इससे हो पा रहे हैं। इन कैमरों की कॉस्ट सीधे इसमें जोड़ सकता हूं, स्क्रीन की कॉस्ट सीधे इसमें जोड़ सकता हूं, इसके अंदर जो मेमोरी है 128 GB 256 GB जो भी मेमोरी है, जो इसकी रैम है, वो सीधे इससे जोड़ सकता हूं। तो अगर प्रोडक्ट से सीधे लिंक है तो उसको हम डायरेक्ट कह देते हैं, और सीधा लिंक नहीं है तो इनडायरेक्ट कह देते हैं। तो ये तीन एलिमेंट हमारे पास रहेंगे, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंस। उनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जितने भी डायरेक्ट हैं इनको नाम दिया जाता है, डायरेक्ट वालों को प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, तो इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो ये जितने भी हैं ये पीसी बन जाएंगे, पीसी यानी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी ये। और ये जितने इनडायरेक्ट हैं इन सारे इनडायरेक्ट को बोला जाता है ओवरहेड्स, ओएच यानी ओवरहेड्स। तो सारे इनडायरेक्ट जुड़कर ओवरहेड बन जाएंगे और सारे डायरेक्ट जुड़कर प्राइम कॉस्ट बन जाएंगे। ये ही 4 चैप्टर में हम करने वाले हैं, तो शुरू के 4 चैप्टर में यही चलेगा हमारे, सिर्फ इतना ही। इसलिए जरा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल इन डेप्थ अभी पढ़ाई कल से चालू करेंगे। तो अगर मैं बात करूं अभी तक हमने जो देखा, अभी तक का जो देखा, आ जाओ जरा, जो आज हमारा डिस्कशन हुआ है, दैट्स इट, इतना ही डिस्कशन है हमारा आज का। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई कैसे करेंगे? एक कंसेप्ट का रजिस्टर लेके आएंगे और एक प्रैक्टिकल का। कंसेप्ट के रजिस्टर में कंसेप्ट चलेगा, एग्जाम्पल भी चलेंगे। प्रैक्टिकल के रजिस्टर में बीक्यू चलेंगे, बीक्यू यानी स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीबी के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को आपकी बेस बिल्डिंग के लिए बनाने हैं। पीवाईक्यू चलेंगे, पीवाईक्यू यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद में हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब, कॉस्टिंग का मतलब खर्चा एक्चुअल हो या नोशनल हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है तो जोड़ दिया जाएगा, उसे कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये कॉस्ट समझने में ही आगे के सारे लेक्चर लगने वाले हैं, पूरा का पूरा ये जो कॉस्ट में आपको ऐसे बता रहा हूँ, कॉस्ट ये होती है, अरे इसी में तो सारे लेक्चर लगने अब आगे के। तो खैर, लेकिन बात यही है कि भैया सारे के सारे खर्चे जोड़ लो, एक्चुअल हो या नोशनल, वो कॉस्टिंग हो गई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेशन देना। कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को कॉस्टिंग के डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैनेजमेंट को? जिससे कॉस्ट सेट की जा सके कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसका सेल प्राइस और प्रॉफिट निकाला जा सके, जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें कि बढ़े नहीं, जिससे हम दिमाग लगाएं कि कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, और जिससे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो एलिमेंट क्या क्या होंगे जी कॉस्ट के? कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं, जितने भी कॉमोडिटी है, मटेरियल, जितना भी लेबर है, स्टाफ है, सब एम्प्लॉय कॉस्ट, और बाकी सब अदर एक्सपेंस में डाल दो। ठीक है जी, इसको प्रोडक्ट से सीधे रिलेट कर सकते हो खर्चे को तो डायरेक्ट, सीधे रिलेट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट वाले सारे खर्चे प्राइम कॉस्ट कहलाएंगे और इनडायरेक्ट वाले सारे खर्चे ओवरहेड कहलाएंगे। अब हमारे पास जैसे ही आपने ये चीज सीख ली, फिर हमारे पास बनती है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालना। अब जरा देखिए कॉस्ट शीट के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, कॉस्ट शीट। तो हमारे पास पहला चैप्टर चलेगा मटेरियल, दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट, तीसरा ओवरहेड चलेगा और चौथा चलेगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर ही हम एक्सपेंसेज के बारे में भी बात करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह की बात करेंगे। तो कॉस्ट शीट हमारे पास रहेगा, बड़ा बिल्कुल सिंपल सा है, किसी भी प्रोडक्ट का मटेरियल, एम्प्लॉय और एक्सपेंस का डायरेक्ट हिस्सा,
लिख दो कि भाई डायरेक्ट मटेरियल इसका इतना लग रहा है। जैसे इसकी स्क्रीन डायरेक्ट मटेरियल है, 5 रुपए की है, लो जी लिख दिए 5 रुपए। और इसके ये बटन भी डायरेक्टली रिलेटेड है, इसकी बैटरी भी डायरेक्टली रिलेटेड है, 25 रुपए उनके भी है, लो जी 25 रुपए उनके भी लिख दिए, डायरेक्ट मटेरियल में आ गया। मैंने ये कैलकुलेटर बनाया है, एक कैलकुलेटर के 1 यूनिट बनाने के 20 रुपए मुझे मिलते हैं मान लो जी ये डायरेक्ट लेबर आ गई। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन, कुछ जो सीधा रिलेट हो पा रहा हो, वो 10 रुपए जी उसके हो गए। तो 30 और 30 60 रुपीज इसकी प्राइम कॉस्ट हो गई। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन्हें जोड़ो, ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद में फिर आएंगे ओवरहेड्स, अब इनडायरेक्ट खर्चा आ जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ो, प्राइम कॉस्ट बोलेंगे उसको, फिर इनडायरेक्ट जोड़ो, उसे ओवरहेड बोलेंगे, और हमारी कॉस्ट निकल कर आ गई। दैट्स इट, इतना ही करना है, बहुत ही सिंपल है ये तो। अब हमारे पास ओवरहेड्स में, यानी इनडायरेक्ट खर्चे, ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड, और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमारे पास काम क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, सारा मैनेजमेंट देखना, और तीसरा काम होता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना और प्रोडक्ट को कस्टमर के पास तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे पास आ जाएंगे। ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं सारे के सारे, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले डायरेक्ट कॉस्ट जुड़ गई, प्राइम कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़िए, टोटल कॉस्ट निकल आई। मान लो कैलकुलेटर के ये इनडायरेक्ट खर्चे हो गए 50 रुपए, टोटल कॉस्ट आ गई 110। अब सेल प्राइस तय कर लो, तो मैं 150 रुपए में कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, 40 रुपए मेरा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया, काम खत्म, इतनी ही है कॉस्टिंग। तो बड़ा सिंपल सा है। अब कल से चालू करेंगे, जो अगला लेक्चर है वहां से हम मटेरियल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, और उसके बाद पूरी कॉस्टिंग पानी की तरह बह जाएगी। बहुत मजा आने वाला है आप लोग के साथ, बढ़िया करके पढ़ाई करेंगे। एग्जाम जैसे मैं जो भी चीज बताऊं आपको, एक बात मेरी मान के चलना, मैं आपको जो कहूं, जैसे कहूं वैसे करते रहना। अगर आप मेरी बात को मानते रहोगे, आपको बहुत बेहतरीन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, यानी कि न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे, और इनका मार्केट में क्या काम है, कल को जब आप जॉब पे जाओगे तो इसकी क्या इंप्लीकेशन है, कहां क्या काम आएगा, वो भी एक एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको। आपको विजुलाइज करवा दूंगा कि फैक्ट्री के अंदर हो तो क्या होगा, और मैनेजमेंट में हो तो कैसे होगा, खर्चे कैसे निकाले जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज सीखेंगे। यानी हम कोस्टिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में मैनेजमेंट रिलेटेड भी सारा काम सीखेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं और कोस्टिंग को भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। एक बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर डाउट किस तरीके से रहेंगे। बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं, पहले तो डाउट आएंगे ही नहीं, मैं एक एक चीज लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के टाइम पे कभी भी डाउट आ सकते हैं। हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, एग्जाम तक टाइम तक कनेक्टेड ही रहेंगे। तो डाउट पूछने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। वैसे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताऊंगा। जैसे कि मान लो आपको इसमें ये BQ4 है, इसमें डाउट है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कर लो ये डाउट के लिए, और कॉल मत करना, मैं कॉल उठाता नहीं हूं, मैं क्लासेज में रहता हूं। 9891314730, यही नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास और कोई नंबर नहीं है। मैं पूरे दिन कॉल्स, मैं फोन यूज नहीं करता बेसिकली, आपको बताऊं, सिर्फ डाउट लेने के लिए ही फोन व्हाट्सएप उठाता हूं, इसके अलावा फोन यूज नहीं करता। बाकी कोई भी कॉल वगैरह होती है तो घर वालों के पास ही आ जाती है, वहां पे बात हो जाती है। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप डाउट भेजेंगे। डाउट कैसे भेजेंगे वो बताता हूं, व्हाट्सएप नंबर। ओके, आपको करना क्या है, नंबर सेव कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीए बनने तक काम आएगा, सीए के बाद भी काम आएगा, और यही नंबर रहेगा मेरा, कभी चेंज नहीं करूंगा। तो शुरू से यही नंबर है आज, मतलब मेरा जो पहला मोबाइल नंबर था वो यही था, आज तक यही है और आगे भी यही रहेगा। डाउट कैसे पूछेंगे, देखिए आपको सिंपली करना क्या है, आपने लिया BQ4 है, इसकी आपने खींची फोटो, ये मैंने फोटो खींच ली, ठीक है, ये मैंने फोटो भेज दी। आप देखेंगे मैंने व्हाट्सएप पे फोटो खींचकर भेज दी है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, टाइपिंग वाइपिंग आपको टाइप करके भेजने में, डाउट टाइप करके भेज दो, मैं वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई करता हूं, मेरे को वॉइस मैसेज कंफर्टेबल लगते हैं। आपने डाउट पूछ लिया कि सर BQ4 में ये जो EOQ निकालना है, इसमें मेरे को ना एनुअल रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही, ठीक है बच्चे, एनुअल रिक्वायरमेंट जो एनुअल डिमांड दी गई है ना क्वेश्चन के अंदर,
वही एनुअल रिक्वायरमेंट है 2000 बैग। बस मैंने जवाब दे दिया, आपने क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब दे दिया, बड़ा ही सिंपल। तो हमारे पास ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, क्वेश्चन की फोटो खींचो, डाउट पूछो। बाकी डाउट पूछना कैसे है उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। पूरी कोशिश क्या करिएगा, पहले एक पूरा चैप्टर खत्म करना, जैसे मटेरियल कॉस्ट है, वो पूरा चैप्टर पहले पढ़ लेना। आपका जो रजिस्टर है, जो भी नोटबुक है, उसमें पीछे डाउट लिखते रहना कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, और फोटो खींच लेना पहले उसकी, वो डाउट लिखते रहना। आपके 99% डाउट चैप्टर खत्म होते तक पहले ही खत्म हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो पूछ लेना। तो पूरा चैप्टर खत्म करके, क्योंकि चैप्टर का ना लिंक होता है, हो सकता है कोई एक बात आगे आने वाली हो, तो पूरा चैप्टर खत्म करके उसके बाद में पूछ लो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी बीच में भी पूछोगे तो मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरा चैप्टर खत्म करके पूछोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये हमारा डाउट का सिस्टम रहेगा। तो भैया आप लोगों को मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कैसे कैसे चलेगा हमारे पास। तो स्टडी मॉड्यूल, पीवाईक्यू, ये वो सब कुछ सब कवर है, सारा का सारा क्लास में करवाएंगे। अब कल से पढ़ाई चालू करने वाले हैं, मेरे को ये सिर्फ एक रफ आइडिया देना था। अब कल से हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल तो कंसेप्ट का रजिस्टर लेके आ जाना, क्योंकि कल मटेरियल का कंसेप्ट करवाऊंगा मैं पूरा। उससे अगले लेक्चर से फिर आपको 2 नोटबुक लेके आनी है। तो ये सब आप तैयारी करके रखिए। इसके अलावा एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी बच्चों से बात होती है, एक तो मैं आपको जैसे बताऊं वैसे करते रहना, ठीक है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप दिन का अपना एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे पोस्टिंग के पेपर का आपने टाइम कर लिया कि सुबह 7 से 10 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा। हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो 2.5 आवर के हैं, तो बच्चे स्पीड में भी देखते हैं उसको, तो 2 घंटे में खत्म कर लेते हैं कहीं। मैं ये कहूंगा कि आप नॉर्मल स्पीड में ही चलाना, आराम से क्लास के साथ में लिखने का टाइम मिलता है, आराम से लिखना, और नॉर्मल स्पीड में देखो। कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करो, कोई छुट्टी मत करो। टाइम फिक्स कर लो कि 7 से 10 बजे मेरा टाइम कोस्टिंग का है, तो वो आप उस टाइम को फिक्स करो। दूसरा, मैं जो होमवर्क दूंगा वो आपको बिल्कुल करना है, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, बहुत थोड़ा होमवर्क देता हूं और सिमिलर क्वेश्चन। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो आप, डेली अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई कोस्टिंग इतने बजे मेरे को पढ़ना है, डेली डिसिप्लिन वे में उसको पढ़ो। बहुत टाइमली, इजीली, बड़े मजे से पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही पहला चैप्टर खत्म होगा, मैंने बताया था ना सजेस्टेड रिवीजन बताऊंगा, तो वो रिवीजन कैसे करने में वो भी बताऊंगा आपको, टेस्ट वगैरह कैसे करने वो भी बताऊंगा। इसके अलावा एग्जाम टाइम पर हम लोग यूट्यूब पर एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही रिवीजन करवा देते हैं, तो वो रिवीजन सेशंस ले लेना। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हो जाना। टेलीग्राम चैनल है हमारा, सीए नमित अरोरा लिखोगे टेलीग्राम चैनल पे, या नमित अरोरा क्लासेज लिखोगे, दोनों नाम से मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वो भी सीए नमित अरोरा से मिल जाएगा आपको। ये काम आप लोग करके रख लेना। अब हम लोग कल से करेंगे पढ़ाई असली वाली चालू, और बहुत मजा आने वाला है। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।